नमस्कार दोस्तों, इंडिया की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भाषा और आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ चर्चा करने के लिए मुकुल सरल और अदिति। जिन तीन अहम मुद्दों पर हम आज करेंगे बात, उसमें सबसे पहले है बिहार। बिहार में जो चुनावी सियासत है वह अब इस दौर में पहुंची है जहां निजी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है और साथ ही साथ जमीन से विरोध के स्वर लगातार तेज हो रहे हैं। दूसरा मुद्दा है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग ने भारत के 12 राज्यों में प्रक्रिया शुरू की है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट की जांच और उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया, जिसे विपक्ष ने कहा है कि यह टारगेटेड वोट बंदी है, उसका माजरा क्या है। और तीसरा सवाल है लाइट कैमरा एक्शन और ड्रामा। जी हां, जिस तरह से वायु प्रदूषण और छठ पर सरकार ने, खास तौर से देश की राजधानी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ड्रामा किया, उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है, किसे उठाना पड़ रहा है। सांस लेना देश की राजधानी में आज की तारीख में दूभर हो गया है, बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले चलते हैं हम बिहार की तरफ। बिहार में अब चुनावी प्रचार आखिरी चरण में पहुंच चुका है। पहले दौर का मतदान 6 को होना है, 6 नवंबर को, और तस्वीर साफ है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है वहां निजी वार पलटवार का दौर है। साथ ही साथ यह भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री और विधायकों का जमीन पर विरोध तेज हो रहा है। लेकिन जो दो तस्वीरें सामने हैं, एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी और इंडिया गठबंधन, उनका जो हमला है वह, उनके जो मुद्दे हैं वह, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार, इनकी जो टोली है, एनडीए की टोली, इनके बीच का जो संघर्ष है वह निजी वार पलटवार में तब्दील हो रहा है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सर। भाषा, मेरा मानना है कि महागठबंधन ने अपना सीएम फेस और घोषणा पत्र जारी करके एक बढ़त बना ली है। उधर एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू ना तो अपना सीएम फेस बता पाई है, ना अपना विजन डॉक्यूमेंट ला पाई है, और उसे अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना था 20 सालों का, लेकिन उसे भी वो नहीं दे रही है और जंगल राज का आलाप कर रही है। तो मुझे लगता है कि अभी महागठबंधन को एक बढ़त मिल गई है, दिलचस्प हो गया है चुनाव। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि बिहार को देने के लिए मोदी जी के पास, नीतीश कुमार के पास और पूरे एनडीए गठबंधन के पास सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजें हैं, जिसमें सबसे पहला है जंगल राज का खौफ, यानी 20 साल जो नीतीश कुमार के रहे उसका कोई हिसाब किताब देने की उन्हें जरूरत नहीं है। और दूसरा अहम कार्ड जो लगातार मोदी जी भी खेल रहे हैं वह हिंदू कार्ड है, इसीलिए बार बार अयोध्या याद आ रहा है। और उधर इंडिया गठबंधन इस बार एजेंडा सेटिंग करने में सफल रहा है, कम से कम नौकरी पर मोदी जी को जवाब देना पड़ रहा है, और यह एक अपने आप में अलग ढंग की परिघटना है। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा भी यही मानना है कि इंडिया गठबंधन ने अपना विजन स्टेटमेंट लाके बिहार के भविष्य के बारे में एक तस्वीर सामने रखी है जनता की, जो कि एनडीए जो 20 साल से वहां राज कर रही है, अभी तक नीतीश का नाम भुना रही है, लेकिन सीएम फेस के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है और विजन स्टेटमेंट भी अभी तक आया नहीं है। अदिति, जो तस्वीर दिखाई दे रही है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, निजी वार पलटवार, जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार पहुंचते ही एक सनसनी मचा दी। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा मतदाताओं से कहा कि मैं दावा करता हूं कि अगर आप मोदी जी को यह प्रॉमिस कर दें कि आप उन्हें वोट देने जा रहे हैं तो मोदी जी आपके कहने पर डांस भी कर देंगे। उन्होंने बोला कि नाच भी सकते हैं, डांस तो हमारा शब्द है, उनका जो शब्द है कि वो नाच भी सकते हैं। और इसकी प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर बीजेपी के खेमे से होनी थी। आज जो पूरा का पूरा मोदी जी का भाषण है वह टारगेटेड है राहुल गांधी और तेजस्वी पर। ये दौर कैसे आप देख रही हैं बिहार पॉलिटिक्स में? नहीं भाषा, जो जैसा आपने पहले कहा था कि एजेंडा सेटिंग में इस बार महागठबंधन जो है वो, मतलब जिसे कहते हैं कि चुनावी एजेंडा पूरी तरह से सेट कर रही है। और ये जो पूरा उनका प्रचार रहा है कि फैक्ट्रियां लगे तो गुजरात
और यहाँ से जाए मतलब काम करने के लिए आप बिहारियों को वहाँ भेज रहे हैं। तो बिहार में क्यों नहीं ये सब हो रहा है? बिहार में क्यों नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं? बिहार में मोदी जी ने शुगर मिल की बड़ी बड़ी बातें की थी पिछली बारी, लेकिन वो शुगर मिल आज तक कहीं नहीं लगी। बल्कि अभी कुछ समय पहले अगर आपको याद हो, अमित शाह ने ये भी बोला था कि लैंड नहीं है, जिस पे राहुल गांधी ने बोला था कि हाँ 1 रुपए में आपने फिर भागलपुर का लैंड किसे दिया। तो सवाल ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और नौकरियों पे घिरी हुई है एनडीए, और भाजपा को अब उसका जवाब देना पड़ रहा है। मुकुल, लेकिन एक तस्वीर यह भी दिखाई दे रही है कि नीतीश जी के प्रति लोग अभी भी जो रिपोर्ट्स लिख रहे हैं बता रहे हैं कि अभी भी सिंपैथी है, लेकिन दूसरी तरफ यह दिखाई दे रहा है कि मोदी जी का चुनाव प्रचार बिल्कुल टारगेटेड है। वह कह रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं दे पाएंगे, और जिस तरह से उनके चुनाव प्रचार में एक तरफ मोदी जी हैं जो जंगल राज की बात कर रहे हैं, जो घुसपैठिए बहू बेटी की बात कर रहे हैं, कई बार दलित भी याद आ जा रहे हैं उनको, लेकिन बुनियादी में एक हिंदू कार्ड भी प्ले करने की बिहार की धरती पे लगातार कोशिश है। यह कितना सफल आपको दिखाई देता है? देखिए, हिंदुत्व का जो कार्ड था वो तो उन्होंने SIR जब प्रक्रिया ऐलान हुई थी उसी समय समझ में आ गया था कि ये एक कार्ड आएगा, क्योंकि SIR में जो मूल उनका मुद्दा था जिसे उन्होंने हाईलाइट किया वो था घुसपैठिया, विदेशी घुसपैठिया, और फिर ये नहीं बताया कि कितने घुसपैठिया मिले। तो हिंदुत्व का कार्ड वो वहाँ से लेकर चलना था उन्हें, उनके पास यही एक कार्ड है। वैसे हर जगह वो उसे भुनाते हैं, अब कितना भुनता है क्योंकि उन्होंने नीचे तक उसकी पैठ हो गई है, तो ये भुन जाता है, थोड़ा बहुत तो मिल जाता है, तो मानना पड़ेगा जो अगर हम विश्लेषण करें। दूसरी बात जो आपने नाचने वाली बात कही थी, मैं उस पर बताऊं, ये वैसे मोदी जी के लिए नहीं, सभी नेताओं के लिए सच है कि चुनाव के वक्त आप जिसे नाचने के लिए कहेंगे वो नाच देगा, और चुनाव के बाद वो आपको नचाएगा। ये तो सब साफ है, ये तो सब दलों के लिए और सब नेताओं के लिए ठीक है, किसी एक के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह के वो बड़े बड़े वादे करते हैं तो वो उस पर ये रूपक है एक तरह का। कोई ये नहीं है कि वो नाच के दिखा रहे हैं, मतलब नाचना कि आपके जो कहें वही कर दें, वो बोल दें, वो छठ भी करने उतरने के लिए तैयार हो जाएं, वो छठ मैया का अपमान भी बताने लगें, छठ मैया ही सब कुछ हो जाए, और फिर अचानक चुनाव के लिए सब कुछ। तो ये सारी चीजें हैं। तो पर मेन मुद्दा जो इन्होंने भी, अदिति ने भी कहा कि महागठबंधन ने जो बढ़त बनाई है, CM फेस, विजन डॉक्यूमेंट में बिल्कुल साफ कि हर घर में एक नौकरी, आपको जमीन के पहचान पत्र, युवाओं के लिए जो रोजगार या और भी चीजें हैं, सब चीजें एक एक करके उन्होंने गिनाई हैं, सारे वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए। जीविका दीदी के लिए स्थायी नौकरी एक बड़ी वो है 30,000 रुपए। तो ये सारे, मुझे लगता है कि एक ठोस उनका एक विजन आ गया है। अब ये बिहार की जनता को तय करना। अदिति, जहां आप जिक्र कर रही हैं कि विपक्ष का जो प्रचार है, इसमें तेजस्वी का जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है कि आपको इंडस्ट्री तो गुजरात के लिए चाहिए लेकिन विक्ट्री बिहार में चाहिए। तो और दूसरा कार्ड जो खेला जा रहा है विपक्ष की तरफ से वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे तेजस्वी बिहारी कि हम बिहारी हैं, हम नौजवान हैं और हम बिहार को ही आगे ले जा सकते हैं। तो ये जो एक माहौल है, क्या आपको लगता है इसकी एक अपील हो सकती है नीचे? हाँ बिल्कुल, युवाओं के बीच में तो डेफिनेटली अपील हो सकती है, क्योंकि इतने मतलब लाखों की संख्या में बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, नौकरी तो दूर की बात, वो तो गरीब लोग माइग्रेंट लेबर बन के जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये अपील करेगा, और इस वजह से आप देख रहे होंगे कि कुछ हद तक माइग्रेंट लेबर के बीच में, जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो लोग वहाँ जाके, कि प्रशांत किशोर का भी इसलिए ये है क्योंकि लोगों का ये है कि क्यों जाए जब हमारे यहाँ पूरे मेहनती जनता है, हमारे यहाँ ज़मीन है, हमारे यहाँ सब कुछ है, तो हम क्यों जाएं, हम क्यों नहीं अपने देश में ही काम करें। ये ज़रूर युवाओं पे काम करेगा, लेकिन रूरल एरियाज़ वगैरह में देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ ज़्यादा बात करती है, काम करती है महागठबंधन के लिए। मुकुल, यहाँ पर यह देखना ज़रूरी है कि जिस तरह से ग्रामीण बिहार, क्योंकि बिहार का बड़ा हिस्सा ग्रामीण बिहार है, और हम सब जानते हैं कि पैसे का भी जिस तरह से खजाना खुला था, 10-10 हज़ार रुपये 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को दिए गए। हालांकि उसका जवाब भी सुनने को दिखाई दे रहा है कि महिलाएं कह रही हैं कि ये भी कर्जा है और हमें वापस चुकाना होगा। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन के पास कार्ड्स हैं, उसमें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई दी पहली बार कि बीजेपी IT सेल जो है वह यह बता रहा है कि तेजस्वी का जो दावा है वो कितना फ्रॉड है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज मुझे दिखाई दिया कि अभी तक वो अपने बारे में बताते थे कि हम ये कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए सारे के सारे लोग, तमाम अखबार, तमाम मीडिया और बीजेपी IT सेल और उसके जो अलग अलग विंग्स हैं,
ये सुबह से शाम तक यही बताते हैं कि तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं, कैसे सबको हर परिवार जहां सरकारी नौकरी नहीं है हर परिवार को देंगे। तो मुझे बड़ा ज्ञान हासिल हुआ कि वो कैलकुलेट कर रहे थे पॉपुलेशन कितनी है, उसमें परिवार कितने होंगे और कितना खर्चा आएगा। हाँ। तो ये एक बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है बिहार में। अगर ये ही कैलकुलेशन वो अपने लिए पहले कर लेते और थोड़ा सा डेवलपमेंट कर देते तो उन्हें दूसरों का ये खामियां निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, जो सत्ता में नहीं है, पहला तो आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देना था। आप यानी अगर वो झूठ बोल रहे हैं यानी कुछ हो नहीं सकता क्या बिहार में नौकरी नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं कि नौकरी कैसे मिलेगी, वो जनसुराज वाले भी, आप प्रशांत किशोर, वो भी कह रहे हैं नौकरी कैसे मिलेगी, वरना इस्तीफा देना पड़ेगा आपको। अरे भाई, वो कोई वादा, पॉजिटिव वादा तो कर रहा है। आपने भी जाने क्या क्या वादे करते हैं आप, वो तो एक ठोस वादा कर रहा है। चलिए, पूरी जनता को नहीं, कुछ आधी को ही मिल जाए, कुछ चीजें तो हों। तो ऐसी उन्होंने कहा कि जमीन का जो बटाई, वहाँ एक छोटी जमीन है, ज्यादातर बहुत छोटे किसान भी हैं वहाँ, और उन पर बटाईदार बहुत हैं जी। तो उन सब के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इधर अपनी उपलब्धियां बताने की बजाय, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे नीतीश जी हैं, चाहे वो उनके आईटी सेल है, वो दूसरों की खामियां निकाल रहे हैं। वो इसी के बल पर जीतना चाहते हैं। वो हमेशा यही करते हैं। देश में नेहरू और बिहार में लालू, यही सब बिल्कुल वो करते जा रहे हैं, यही सब करते जा रहे हैं। और उन्हें वो युवराज कहते हैं और खुद बिल्कुल राजाशाही वो दिखा रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि अदिति, आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार में महिला वोटर बहुत क्रिटिकल वोटर अभी तक जो बताया गया, हालांकि इस बार जो SIR हुआ है उसके बाद 3 करोड़ 50 लाख महिला वोटर्स बिहार में हैं। संख्या कम हुई है काफ़ी। क्या आपको लगता है कि इस बार बिहार की जो महिलाएं हैं और ख़ास तौर से गरीब महिलाएं, क्योंकि हमारे पास कई रिपोर्ट्स आई हैं जो बता रही हैं कि ग्रामीण महिलाओं में बहुत नाराज़गी है, ख़ास तौर से जो कर्जे का जाल है जिसे भाकपा माले ने सबसे पहले उठाया था कि बिहार में बड़े पैमाने पर महिलाओं के ऊपर कर्ज है। करीब 60,000 करोड़ का कर्ज बताया जाता है। 1 करोड़ 9 लाख महिलाओं पर ऑन पेपर कर्जा है। नहीं, भाषा, महिलाएं तो बहुत क्रूशल हैं। ये तो पहले नीतीश कुमार भी जान गए थे, इसीलिए 10,000 की स्कीम उन्होंने की है। और जहाँ तक आप माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के कर्जे की बात कर रही हैं, महिलाएं काफ़ी, तो मुझे लगता है कुछ हद तक ये 10,000 रुपए की स्कीम का हो सकता है कि असर होगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि सर की जो गपलेबाजी है, जिसमें इतनी महिलाएं बाहर हो चुकी हैं, उसका भी कुछ असर पड़ेगा मुझे लगता है। ये तो देखना पड़ेगा कि अभी क्या होता है। महिलाओं को तो दोनों ब्लॉक्स जो है वो बू कर रहे हैं, और महिलाएं तो बहुत ही क्रूशल हैं वोट के लिए, बिहार में तो खासकर। चलिए, हम इस पे निगाह बनाए रखेंगे अभी आने वाले अपने एपिसोड्स में भी। अब चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 12 राज्यों में करने की घोषणा हो गई है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। यानी जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण करने का जो चुनाव आयोग का मिशन है वह शुरू हो गया है। इसे विपक्ष ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि यह टारगेटेड वोट बंदी है। इस पर क्या है पंच, बताएंगी अदिति। भाषा, मेरा इस पर पंच ये है कि वोटर्स लिस्ट की जो शुद्धिकरण या रिवीजन होता है वो एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है। लेकिन बिहार के बाद इतने सवाल उठने के बाद जो शुद्धिकरण का दावा ECI ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, क्या वो शुद्धिकरण उनकी प्रक्रिया में भी होगी, क्या पारदर्शिता होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो विपक्ष उठा रहा है, जो जनता उठा रही है। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा मानना है, मैं सोच रहा था कि आज़ादी के 75-78 साल बाद अब लोकतंत्र के नए चरण में हम प्रवेश करेंगे, उससे एक मजबूती मिलेगी। SIR की तरफ से ये घोषणा की गई, लेकिन उस पर पहले ही सवाल उठे, तो अभी से शक होने लगा कि वो उसे मजबूत करने के बजाय उसे पीछे ले जा रहा है। यानी हम एक कदम आगे बढ़ने के बजाय एक कदम पीछे जा रहे हैं। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया वह एक तरह से तोप का गोला फेंका गया था। उस तोप के गोले में दिक्कत यह है कि बहुत से अपने लोग भी प्रभावित हो रहे थे और इसलिए परेशानी और नाराजगी ज्यादा थी। इस बार जो 12 राज्यों में SIR है वह टारगेटेड बंदूक का निशाना है। यानी उन्हें पता है कि किन लोगों को सूची से बाहर करना है, बाकी लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे। इसकी आशंका बहुत तगड़ी है क्योंकि पहली बार हो रहा है कि इस तरह की एक्सरसाइज है जहां वोटर को खुद जाके बताना पड़ रहा है कि मैं वोटर हूं। अभी तक इतने साल का जो भारतीय लोकतंत्र है वहां सरकार बहादुर आती थी मतदाता के पास और इनरोल करती थी। यह पूरा का पूरा रिवर्स करने की प्रक्रिया है, इसलिए अपने आप में खतरनाक है।
मुकुल, जो तस्वीर दिखाई दे रही है अभी एसआईआर को लेकर, और ख़ास तौर से जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने, जहां पे विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, उन्होंने काफ़ी गहरी आपत्ति जताई है इससे, और उन्होंने कहा है कि बिहार से कुछ सबक नहीं लिया है। लेकिन सवाल यह है कि सबक क्यों लेंगे वो? हाँ, देखिए, मंशा ही जब एक टारगेटेड, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि बंदूक की गोली है, तो वो सबक लेने के लिए तो उन्हें था नहीं, क्योंकि मैंने वही कहा कि एसआईआर से हमें ये विश्वास होना चाहिए था कि हमारी मतदाता सूची, हमारा लोकतंत्र, इसकी भलाई के लिए काम हो रहा है। लेकिन हर मतदाता के मन में है कि कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, यानी हमें ही कुछ घटाने की कोशिश हो रही है। तो जब प्रोसेस पे ही क्वेश्चन है, तो पहले प्रोसेस को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से रखना चाहिए था। और उधर जब सुप्रीम कोर्ट इसकी संवैधानिकता पर सुनवाई कर रहा है, तो कुछ इंतजार कर लेते। ऐसी हाय तौबा नहीं मची हुई है। जब हमने इतने की हमारा 21 साल बाद हो रहा है, 24 तो 22 साल बाद हो जाएगा। जब हमारी जनगणना 21 में होनी थी, वह 25 तक में नहीं हुई, तो ऐसी हाय तौबा इतना जल्दी की क्या? और उससे हमारा बिहार का सबक यही है कि तमाम तरह की गलतियां रहीं, तमाम तरह की खामियां रहीं, उन्हें सुधारने की बात हुई। अभी तक आधार को लेकर बार बार बात आती है, लेकिन उसके लिए भी बहुत क्लियर नहीं है कि वो है क्या चीज़, क्या उससे ही काम चल जाएगा या उसके साथ भी कुछ और डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। तो और दो फॉर्म इस बार बताए जा रहे हैं। अब मैं यूपी का मतदाता हूं, अब मुझे भी इस प्रक्रिया में भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो ये जो एक नया पूरा हो, वरना तो वही जैसे आपने कहा था, पहले लोग वो आते थे, नए लोगों को जोड़ते थे, पुराने वालों की जांच हो जाती थी। असम में नहीं किया जा रहा है ये। असम के लिए कह रहे हैं कि वहां एनआरसी लागू है, नागरिकता के अलग नियम है, नए वो हैं। तो यानी फिर नागरिकता की जांच कर रहे हैं ना ये लोग, जबकि नागरिकता की जांच गृह मंत्रालय को करनी है। और चुनाव आयोग तब करता है जब उस पर एक शिकायत आती है कि फला आदमी ये विदेशी है या इसका वोट नहीं होना चाहिए, तब वो नागरिकता की उससे मांगता है। यहाँ तो सारे करोड़ों लोगों को आप इसमें झोंक दे रहे हैं, तो बड़ा मुझे लगता है कि। और अदिति, जो एक और तस्वीर दिखाई दे रही है इस एसआईआर में, जो गाइडलाइंस, और मैंने बहुत ध्यान से प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की चुनाव आयोग की, तो उसमें वो बता रहे हैं कि भाई इस बार हम विपक्षी दलों को भी काफ़ी अधिकार दे रहे हैं कि वो भी नाम इंक्लूड कर सकते हैं। बिहार में बड़ी मुश्किल हुई थी, इसलिए हमने ये ध्यान रखा। मतलब बिहार कई बार बिहार आया। लेकिन यहाँ पर जो बुनियादी सवाल था कि एसआईआर, और वह भी तब जब वोट चोरी के कई बम फूट चुके हैं जी। और उन वोट चोरी के बमों पर अभी तक ना एसआईआर की जो प्रेजेंट सीन है उसने कहीं एड्रेस किया है। डुप्लीकेट मतदाता, एक पते पर सैकड़ों मतदाताओं के नाम होना, इन सारी चीज़ों पर अभी भी चुनाव आयोग की 100% खामोशी है। तो ये एक बड़ा परेशान करने वाला सवाल है कि ये जो खामोशी, जो सबसे बड़े सवाल थे कि कैसे एक एड्रेस पे या ज़ीरो करके एड्रेस आपने कर रखे हैं, डुप्लीकेट वोटर्स का सवाल है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिरे से डिस्कशन से गायब है। बिल्कुल, बिकॉज आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल यहीं पे तो फिर नियत पे सवाल उठते हैं ना कि नियत क्या है आपकी, क्या वाकई शुद्धिकरण आपका नियत है। और जैसे कांग्रेस ने मेरे ख्याल मध्य प्रदेश में ये रेज किया है, आदिवासी लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि जब आपकी मतलब सारा, जैसा आपने ही बोला, दारोमदार वोटर के ऊपर है। आप क्या कर रहे हैं? आप जनतंत्र के रखवाले हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि हर भारतीय को वोट करने का अधिकार मिले, वो अधिकार उससे ना छीना जाए। लेकिन अगर 12 से 13 लाख जैसा कांग्रेस बोल रही है, दावा कर रही है कि आदिवासी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब आप क्या कह रहे हैं कि फॉरेस्ट सर्टिफिकेट दिखाइए। अच्छा, दूसरा वहां पे डिजिटल उनके पास भी नहीं है कि कहाँ से ये डाउनलोड करेंगे, वो करेंगे, वो बेचारे ट्राइबल लोग हैं। तो इस तरह की चीजों को, जो हमारी रियलिटी है, उसको ना ध्यान में रख के एकदम आप ब्लैंकेट 10-12 डॉक्यूमेंट दिखा देंगे, और वोटर जो है वो बेचारा यहाँ से वहां जाएगा, यहाँ 800 रुपए खिलाएगा, वहां 500 रुपए खिला के कागज निकलवाएगा। क्या ये शुद्धिकरण है? तो ये मुकुल, आपको क्या लगता है, क्योंकि चुनाव आयोग की साख पिछले 6-7 महीनों में जिस तरह से एक्सपोज हुई है, ये एसआईआर की प्रक्रिया भी क्या वही इशारा कर रही है? देखिए, एक मोटी सी बात तो यही है कि पहले जनता सरकार को चुनती थी, अब इसके बहाने, एसआईआर के बहाने सरकार अपनी जनता चुन रही है। और ये मुझे लगता है, ये जो हमारे मन में शक बैठ गया है, हमारे आपके तमाम जनता के लोगों के मन में, कि ये हमें जोड़ने के लिए नहीं किया जा रहा, हमें हटाने घटाने के लिए किया जा रहा है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है। आज वोट छीना जाएगा, कल नागरिकता छीनी जाएगी, और फिर ये सब चीज़ें जो जिस तरफ बढ़ रही है, और जो आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस को आप मत भूलिए, पूरा विजन आरएसएस बीजेपी का विजन चल रहा है, जो ये संस्थाएं अप्लाई कर रही हैं, उन्हें लागू कर रही हैं। तो मुझे तो इससे
बहुत खतरा लग रहा है कि ये वही नियत वाली बात आ जाती है कि हर काम में यही है कि नियत का मामला है, सारा मंशा का मामला। तो चलिए देखते हैं कि मंशा क्या रहेगी, क्योंकि मुकुल ने जहां जिक्र किया आरएसएस का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब यह बहस चल रही थी कि एक वोट एक अधिकार और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज यानी सबको मताधिकार हो, तब यही संघी सोच थी जो इसका विरोध कर रही थी और कह रही थी कि दलित, पिछड़ों और महिलाओं को कैसे आप हमारे बराबर रख सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का एक्सक्लूजन इस समय है, हम इस पे अपनी फोकस रखेंगे। अब चलते हैं तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा देश की राजधानी का ही नहीं है, दरअसल फ्रॉड पर जो राजनीति हो रही है उससे जुड़ा हुआ मसला है। हमने देखा देश की राजधानी दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है, सांस लेना मुश्किल है, और इसमें क्लाउड सीडिंग क्या पूरा का पूरा जुमला आता है। सिर्फ जुमला ही नहीं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कानपुर आईआईटी से विमान उड़कर आता है और बताया जाता है कि अब बारिश होगी और दिल्ली को राहत मिलेगी, जबकि कानपुर आईआईटी का व्यक्ति खुद कह रहा है कि इससे हल नहीं हो सकता है और इतनी कॉस्ट की जरूरत नहीं थी। तो यह पहला एक जो पूरा का पूरा प्रयोग हुआ हमारे पैसे से, और दूसरा छठी मैया, छठ को लेकर जिस तरह से बिस्लरी घाट मोदी जी के लिए बनाया गया था उस पर भी काफी हंगामा रहा। तो लाइट कैमरा एक्शन और फ्रॉड, इस पर जिस तरह से बीजेपी एक्सपोज है, इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। भाषा, मेरा मानना है कि कुल मिलाकर बीजेपी झूठ की सरकार चलाना चाहती है, लेकिन उसे समझना चाहिए कि जिस कैमरे के बल पर वो झूठ फैलाना चाहती है, झूठा नैरेटिव गढ़ना चाहती है, वही कैमरा उसकी सच्चाई भी पकड़ लेगा, और यही इस बार भी हुआ। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि जिस तरह से इन तमाम प्रयोगों में जनता का पैसा बर्बाद किया गया है उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पैसे से जुमलेबाजी हो रही है, लाइट कैमरा एक्शन हो रहा है, और खास तौर से जहां सांस लेना मुश्किल है वहां जिस तरह का फ्रॉड रचा गया कि AQI कम कर दिया जाए, इसलिए उसी के इर्द गिर्द जहां पे काउंट होता है उसी के इर्द गिर्द लगातार दिन रात ट्रक चलाए गए, पानी का छिड़काव किया गया ताकि रेखा गुप्ता जी बाइट दे सकें कि देखो दिल्ली कितनी साफ हो गई है। यह दरअसल दिल्ली वासियों के खिलाफ किया गया एक अभियान है। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये कहना है कि चाहे दिल्ली सरकार और रेखा गुप्ता जी कुछ भी बोल लें, ये भी एक हकीकत है कि रेखा गुप्ता जी ने 15 एयर प्योरीफायर्स खरीदे हैं। तो AQI के बारे में जो दावे हैं, स्प्रिंकलर्स घुमाने के बारे में ये दावे हैं, वो जनता के सामने वैसे ही साफ हो जाते हैं। दूसरा, जहां तक प्रदूषण की सवाल है, वहां पर दिवाली जैसे त्योहार का राजनीतिकरण करने से भी सरकार को बचना चाहिए, अगर वो पब्लिक हेल्थ के बारे में सही मानों में सीरियस है। लेकिन अदिति जी, दिवाली में तो पटाखे फोड़ना हिंदू धर्म और हिंदू धर्म का सेलिब्रेशन है, और तमाम लोग जिनको कायदे से नियंत्रण करना चाहिए था वो तो ये बता रहे थे कि देखो 10 साल से 15 साल से दिवाली नहीं मना पाए थे, पहली बार दिवाली मनी है। तो जिन लोगों को कंट्रोल करना है वो तो पटाखे और जलाने की बात कर रहे थे। तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि राजनीतिकरण हो रहा है दिवाली का। तो प्रदूषण के बारे में क्या सरकार वाकई चिंतित है, या जनता के स्वास्थ्य के बारे में वाकई चिंतित है? और इस बार आपने देखा होगा कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, मतलब विदेशों से जो वीडियोस आ रहे थे, जैसे कि कुछ एक कुछ तरह का एक कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, और इसके पीछे जिस तरह के लोग थे, जिस तरह के आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, वो हमें साफ है कि वो कौन सी विचारधारा के लोग थे जो ये कर रहे थे और पटाखे फोड़ फोड़ के वो कर रहे थे। लेकिन दिल्ली में जैसा आपने कहा है, आप और मैं, बुजुर्ग लोग, बच्चे, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और इसके लिए सरकार आज तक आप सरकार को दोष देती रही है, लेकिन इस सरकार ने अभी तक ड्रामेबाजी के अलावा, या जैसे किसी विशेषज्ञ ने बोला है कि बड़े घाव में एक बैंडेड लगाया करोड़ों रुपए का, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ है, जनता का नुकसान ही हुआ है। तो मुकुल, जिस तरह से आपने बात की, जो बिस्लरी घाट मोदी जी के लिए बनाया गया था, जहां मोदी जी को जाना था छठ के लिए, काफी पैसा वहां भी खर्च हुआ। मैं आपसे खाली ये पूछती हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक खुलासा नहीं किया होता, क्योंकि मीडिया तो वहां पर पानी पीने गई हुई थी और दिखाई दे रहा था कि वो बता रही थी कि कितना साफ पानी है, तो क्या ये इतना बड़ा फ्रॉड हमारी आंखों से छुप जाता? हाँ, ये तो आप सच कह रही हैं कि ये फिर वहाँ हमारे यहाँ यही नहीं छिप जाता, एक नया झूठ हमारे सामने आता कि वहाँ मोदी जी, रेखा गुप्ता जी,
बाकायदा छठ मैया का पूजा कर रहे हैं और वो बिहार चुनाव में इस्तेमाल होता। अब भी जो राहुल ने कहा कि छठ मैया के लिए उन्होंने जो ड्रामा किया, उन्होंने भी उसे छठ मैया का अपमान बताना शुरू कर दिया है सारे नेताओं ने मोदी जी के साथ। तो एक नई तरह की तस्वीर आती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो कैमरे इनका झूठा नैरेटिव, जो नैरेटिव ये गढ़ना चाहते हैं वो फैलाते हैं, लेकिन दूसरे भी कैमरे हैं और भी लोग हैं। सौरभ भारद्वाज तो हैं ही, ये तो एक बड़ी बात है कि उन्होंने एक रिपोर्टर की तरह काम किया, लेकिन ये कोई ना कोई इसे ले आता जरूर इस चीज़ को, और वो दिखता हमें कि ये किस तरह से उन्होंने नकली तालाब, ये नकली वो यमुना का घाट बनाया है उसे। सबसे बड़ी बात तो ये। पर मैं ये कह रहा हूँ प्रदूषण के मामले में या बारिश के मामले में, उसमें भी झूठ बोल रहे थे जो आपने बताया कि कैसे AQI कम किया। प्रदूषण हम महसूस कर रहे हैं, हमारी सांसें महसूस कर रहे हैं, तो उसमें ये आंकड़े घटाकर हमें बरगला नहीं सकते। जो बरगलाने वाले हैं वो तो हो सकते हैं। ऐसी बारिश के मामले में ये कहने की बारिश हुई, कुछ अखबारों में छपा है बारिश छप गया। अरे बारिश तो मुझे दिखेगी ना, मुझे दिखेगी, मेरे घर पे पड़ेगी, सड़क पे पड़ेगी। तो ये चीजें जो हैं, कुछ चीजें ये इससे नहीं मैनेज कर पा रहे। तो पर वही है कि बार बार ये हैरत होती है कि इतना सब एक्सपोज आज की बात नहीं है। मैं तो जब से देख रहा हूँ तमाम मुद्दों पर एक्सपोज हुए हैं और बाकायदा चीजें आई हैं सबूत के साथ, लेकिन फिर भी वो जो कह रहे हैं कि एक प्लानिंग के तहत ये सब चलता है और फिर भी जीत हो जाती है। लेकिन अदिति, क्या आपको लगता है कि झूठ की उम्र कुछ कम होती है? उम्मीद तो यही है कि जनता सब देख रही है और कभी ना कभी आंखें खुलेंगी। चलिए, इस उम्मीद के साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। देखिए न्यूज़ क्लिक पर इंडिया की बात और शेयर कीजिए। शुक्रिया।